और उनके फौलादी इरादों के चलते विश्व का नक्शा बदला और बांग्लादेश का उदय हुआ। और इसके लिए हम अपनी सेना के कृतज्ञ हैं, उनके शौर्य, उनके साहस, उनके पराक्रम को सलाम करते हैं। और हम इंदिरा गांधी जी के भी उतने ही कृतज्ञ हैं, क्योंकि ऐसे ही नेतृत्व की ज़रूरत है, ऐसे ही नेतृत्व की ज़रूरत है जिससे दुश्मन थरथराए, जिससे दुश्मन घबराए, जो दुश्मन को नाको चने चबवाए और बिना किसी की परवाह किए, बिना ये सोचे कि बाकी राष्ट्र उनके बारे में क्या कह रहे हैं, बिना किसी से डरे निडर होकर अपनी इच्छा शक्ति के बूते पर जिस तरह से पाकिस्तान को घुटने टिकवाकर उसके दो टुकड़े किए, एक कृतज्ञ राष्ट्र आज 1971 के आज विजय दिवस के दिन उस पराक्रम को याद करता है, इंदिरा जी के नेतृत्व को याद करता है। और एक भारतीय होने के नाते मैं पूरी विनम्रता से ये जरूर कहूंगी कि ऐसे ही नेतृत्व की, ऐसी ही इच्छा शक्ति की, ऐसी ही दृढ़ता की आज जरूरत है, जब दुश्मन हमारे घर में घुसकर बैठा है और हम डिनायल में हैं। बजाय उनसे आंख में आंख डालकर उनको नाको चने चबवाने के, हम कहीं डिनायल में हैं। और मैं आशा करती हूं कि आज का विजय दिवस जो है वो प्रेरित करेगा हमारे प्रधानमंत्री जी को कि इंदिरा जी के अंश मात्र बराबर अगर वो फौज के साथ मुस्तैदी से खड़े होकर दिखाएं तो हमारी फौज किसी को भी सबक सिखा सकती है। ये वो देश है जो सेना पे लड़ती हुई फौज को सलाम करता है, और ये वही देश है जो जय जवान जय किसान को भी सलाम करता है। और आज कुछ भी कहने से पहले 21वां दिन है, जबरदस्त कड़ाके की सर्दी में किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, वो परेशान हैं, उन्होंने हर तरह का तिरस्कार झेला है, उन्होंने हर तरह की अवहेलना झेली है, उनको खालिस्तानी बुलाया गया, उनको आतंकवादी बुलाया गया, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाया गया, उनको चीन और पाकिस्तान का एजेंट बुलाया गया। लेकिन वो जिस जज्बे से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको सलाम है। और हम आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो ये सरकार जागेगी, अपना दंभ को त्यागेगी, अपने अहंकार को त्यागेगी, और उनकी जो मांगे हैं, जो बिल्कुल वाजिब मांगे हैं, उसको सुनेगी और इन काले कानूनों को वापस करके संशोधन होगा, बातचीत होगी और उसके बाद नए कानूनों को लाया जाएगा। लेकिन जब देश की आधी आबादी, जब 62 करोड़ किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस सर्दी में बहुत बुजुर्ग, महिलाएं, बेटियां, बेटे जब यहां लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके बेटे सरहद पे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस सरकार ने एक बेहद शर्मनाक काम फिर से किया। उसने फिर से आम आदमी की जेब पर डाका डाला, और हम उसी बात को करने के लिए आपके सामने आए हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदी, कहीं ना कहीं बेरोजगारी, वेतन का कम होना, रिसेशन, हर तरह की त्रासदियों को, आर्थिक त्रासदियों को झेलकर, कुप्रबंधन को झेलकर लोग किसी तरह से खड़े होने की कोशिश अभी कर ही रहे थे कि कमर तोड़ महंगाई को और बरपाया जा रहा है। आज हालत यह है कि पिछले 15 दिनों में रसोई गैस का सिलेंडर का दाम 100 रुपए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों में यह 644 का हो गया है, कलकत्ता में 620 का है और चेन्नई में 610 रुपए प्रति सिलेंडर बिक रहा है। 100 रुपए का इजाफा एक ऐसे वक्त में जब पूरा देश एक आर्थिक महामारी से, एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लोगों का वेतन कम हो गया है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कारखाने ठप पड़े हैं, रोजगार के साधन बंद हैं, यह निहायत ही असंवेदनशील है। और यह असंवेदनशील होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था की सुई बराबर नोक की समझ भी नहीं है सरकार को, यह भी दर्शाता है। और मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जरूर बताना चाहती हूं कि अभी लोग पेट्रोल और डीजल के दामों से ही जूझ रहे थे। सबसे हाईएस्ट टैक्सेशन है साउथ एशिया में, हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब करीब 70%, 120% तक टैक्सेशन बढ़ा है। अपने कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगभग दर्जन बार बढ़ाई है। लगभग 21 से 22 लाख करोड़ रुपए उससे सरकार ने कमाए हैं। तो क्या यह गलत है कि जब दाम कम हो तो आम आदमी को राहत आए,
और जब दाम बढ़े तो वो थोड़ा बहुत आपका साथ देने के लिए तैयार हो। लेकिन यह सरकार क्या करती है, यह आपकी जेब पे तब भी डाका डालेगी जब दाम बढ़ते हैं और तब भी डाका डालती है जब दाम घटते हैं। सुन के आश्चर्य होगा कि कच्चे तेल का दाम घटकर लगभग $20 प्रति बैरल हो गया था लॉकडाउन के दौरान, लेकिन क्या हमने कम दाम दिए एलपीजी के? क्या हमने कम दाम दिए पेट्रोल और डीजल के? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और एलपीजी सिलेंडर पर बढ़ाकर आप बहुत सारी दिक्कतें पैदा करते हैं। सबसे पहली दिक्कत तो आप उस गृहिणी के लिए पैदा करते हैं जिसका पूरा मासिक बजट बिगाड़ देते हैं। अब रिपोर्ट्स बताती हैं, आंकड़े बताते हैं, डेटा बता रहे हैं कि लोगों के पास एलपीजी सिलेंडर खरीदने का पैसा ही नहीं है। तो लोगों ने फिर से, महिलाओं ने, औरतों ने फिर से चूल्हा फूंकना, उपले जलाना, लकड़ी जलाना वो काम शुरू कर दिया है। ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी ऐसे मौसम में खतरनाक है। तो इस समय आशा थी कि सरकार कुछ राहत देगी लोगों को। राहत देना तो दूर है, उल्टे सरकार ने फिर से दाम बढ़ा दिए हैं। और इससे पहले कि भ्रमित करे ये सरकार इधर उधर के आंकड़े बताकर, दो ही आंकड़े मायने रखते हैं। जो सब्सिडी वाला सिलेंडर था वो 2014 में जब हमारी सरकार थी तो 412 रुपए का था, आज वो 595 रुपए का है। मैं 644 दिल्ली और मुंबई का बता रही थी, स्टार्टिंग 595 रुपए से है। इसमें इजाफा हुआ है 184 रुपए का प्रति सिलेंडर। और जो नॉन सब्सिडी का है उसमें 120 रुपए का इजाफा हुआ है। वो 574 का बिकता था 2014 में, अभी वो 694 का बिक रहा है। तो ये कौन सी आर्थिक समझ है? जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है, जब उपभोग कम होता है तो आप दाम घटाते हैं कि उपभोग बढ़े। यहां पर आप दाम बढ़ा रहे हैं। लोगों के पास ना खरीदने का पैसा है और ना गृहिणियों के मासिक बजट में ये फिट होता है। तो अब क्या हो रहा है, अब सिलेंडर को शोपीस बनाकर रख दिया है घर में। आपको जब फोटो खिंचानी थी आपने फोटो खिंचा ली, लेकिन जब असल राहत देनी थी रसोई गैस पर वो असल राहत आपने नहीं दी। तो कहीं ना कहीं मैं फिर से बोलूंगी कि सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। और खोट इसलिए है क्योंकि आपको ना अर्थव्यवस्था की समझ है, ना इतनी संवेदनशीलता है कि आप टैक्स कम कर दीजिए। आपने 22 से 23 लाख करोड़ रुपए टैक्स पे कमा लिए एक्साइज पर। आप एक्साइज कम करिए, दाम अपने आप कम होंगे। क्या देशवासियों को कम दाम देने का हक नहीं है? जब 20 रुपए पर था, $20 प्रति बैरल पर बिक रहा था कच्चा तेल, तब भी हम यही दे रहे थे, आज भी हम उससे ज्यादा दाम दे रहे हैं। और ये किसको छल रहे हैं? कहां है वो तमाम नेत्रियां जो सड़क पर उतरकर सिलेंडर लेकर बैठती थी? आज आप ना बैठिए, कोरोना काल है, लेकिन क्या आप के ऊपर ये नैतिक दायित्व नहीं है कि आप आज सरकार में हैं? आप लोगों की परेशानियां समझिए। आप समझिए कि लोग बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं और आप 100 रुपए रसोई गैस के सिलेंडर में बढ़ा रहे हैं। और ये सिर्फ गरीबों की या सिर्फ ग्रामीण इलाकों की बात नहीं है, ये मिडिल क्लास तक की बात है। 100 रुपए रसोई गैस के सिलेंडर में बढ़ जाना हर तरह के व्यक्ति के बजट को गड़बड़ करता है। एक आंकड़ा बताऊंगी और यह जरूरी है बताना क्योंकि कंपैरिजन बहुत स्टार्क है। जब हमारी सरकार थी तो पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे टैक्स था, अब वो टैक्स 24 रुपए है। जब हमारी सरकार थी डीजल पे 3.5 रुपए का टैक्स पड़ता था, अब वो टैक्स 29 रुपए के लगभग पड़ता है। और एलपीजी के दामों में मैंने आपको अंतर ऑलरेडी बता दिया है। तो कहीं पर यह सवाल जरूर उठता है कि क्या मुनाफाखोरी जो है, जो मुनाफा बनेगा वो सिर्फ सरकार का बनेगा और जो दर्द झेला जाएगा, जो दिक्कतें झेली जाएंगी, जो कष्ट झेला जाएगा वो आम आदमी का झेला जाएगा। ये कोई नहीं कहता कि आपके साथ आम आदमी खड़ा नहीं, आम आदमी खड़े होगा अगर दिक्कत होगी, लेकिन जब अच्छे दिन होते हैं तो उसको फायदा भी तो दीजिए। आप फायदा देते वक्त कतराते हैं और बर्डन करते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। एक आंकड़ा यह भी आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, और ये दो चीजें बतानी जरूरी हैं कि देश के 5 राज्यों में 45% से कम परिवारों के पास स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था है। तो इधर उधर की बातें मत करिए, मत उज्ज्वला गैस का बिगुल बजाते रहिए, क्योंकि बिहार, नागालैंड, मेघालय ऐसे तमाम राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, जिनमें लोगों के पास स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था नहीं है। ना एलपीजी है, ना बायोफ्यूल्स है, उनकी व्यवस्था नहीं है। वहां तक
तक पहले पहुंचाइए। तो हर पेट्रोल पंप पर अपनी फोटो लगा देने मात्र से देश की समस्याएं नहीं खत्म हो जाती हैं। और मैं एक बात कह के अपनी बात अंत करूंगी, और वो बात यह है कि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। इस तरह का जब दाम बढ़ेगा 100 रुपए प्रति सिलेंडर, तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कम खर्चा हो पाएगा लोगों से, उपभोग और कम होगा। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि कहीं पर असंवेदनशीलता के साथ साथ मूर्खता और अनभिज्ञता ने लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। 101 इकोनॉमिक्स कहती है आपका उपभोग जब तक नहीं बढ़ेगा आपकी अर्थव्यवस्था ढर्रे पर नहीं आ सकती है। और यह सरकार या तो ढर्रे पर लाना नहीं चाहती है या इसको आता नहीं है लाना। लेकिन सबसे पहले सारे जबानी जमा खर्च बंद कर आम आदमी को राहत लाइए, इन बढ़ते हुए दामों को वापस लीजिए, रोल बैक करिए, क्योंकि 100 रुपए का इजाफा एक बड़ा इजाफा होता है रसोई गैस में। I will make a very brief statement in English. In the last 15 days, the prices of LPG cylinder have gone up by 100 rupees per cylinder. This has not just upset the monthly budget of families, it has brought about huge pain for the middle class, for the poor, for the lower middle class, who find it extremely untenable to buy gas cylinders at 690 rupees, 640 rupees, depending on where you are. In places like Gorakhpur and eastern UP where I come from, cylinders are being sold for 757 rupees. And you compare it to the subsidized and the non-subsidized cylinders in 2014 and the picture is very, very stark. In 2014, subsidized cylinders were being sold for 412, they are now being sold for 595. Up by 184 rupees. In 2014, non-subsidized cylinders were sold for 574. Today they are being sold for 694. This government has raised prices of petrol and diesel. There is huge taxation there. We were taxing petrol at 9 rupee 20 paisa per liter, diesel at 3.5 rupees per liter. Today, the taxation on petrol is over 23 rupees per liter. On diesel, it is over 28 rupees per liter. This government in its tenure so far, in its first and second tenure, has increased excise duty almost a dozen times and has earned about 22 lakh crore rupees. It is time you bring some relief to the common man, because the common man today is reeling under economic slowdown, joblessness, wage cuts, and your mismanagement of the Indian economy during the lockdown. As a result, you need to bring in some respite, and that respite will only happen if you roll back the prices that you have hiked for LPG gases. Because data and reports now also suggest that a lot of women in rural areas are going back to burning fuels instead of LPG gas. LPG gas cylinders have become a showpiece. There are states in this country, and at least 5 states like Bihar and Assam and Meghalaya, where there is no access to clean fuel. So instead of plastering your pictures all over the country and tom-tomming what great things you've done, which in reality are turning out to be nothing but boastful claims, please bring some respite for the common man. The common man is extremely puzzled. When there is scope to earn profit, the government alone will earn on the profits. When there is scope to share the burden, the common man has to share the burden. This, we believe, is extremely unfortunate. It is insensitive, and this is also complete lack of economic management. Anybody who understands economics will understand and will know that to spur up consumption, you will have to lower prices. And in an economy like ours, where consumption forms 60% of our GDP, if you do not spur consumption, no economy can recover. We are already in a recession. So we will urge and hope that the government will respond to the needs of common man, to the needs of the poor people, to the needs of the women who have to manage their kitchens, and roll back the LPG hikes that have happened, because 100 rupees per liter is a very, very steep hike. एक गृहिणी का जो सिलेंडर का कंजम्पशन होता है वो अमूमन 2 सिलेंडर पर महीने होता है.
तो 200 रुपए पर महीने एक लोअर मिडिल क्लास को या मिडिल क्लास को या गांव में एक्सपेक्ट करना कि उससे उनकी एक्सपेक्ट करना कि वो इतना खर्चा कर सकते हैं, मुझे लगता है ये बेईमानी है। ये खर्चा करना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से बढ़ा है, 3 दिसंबर को 50 रुपए बढ़ा और फिर से 15 दिसंबर को 50 रुपए बढ़ गया, तो इतना जब दाम बढ़ता है तो बड़ा मुश्किल होता है प्रबंधन करना। मैंने आपको एक आंकड़ा दिया था कि 2014 से लेकर अभी तक करीब दर्जन एक्साइज ड्यूटी हाइक हुई है, जिसके चलते अभी तक लगभग 22 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कमाए हैं। आपने पैसा कमाया, ये कहां लगा, ये हम आपसे बाद में पूछेंगे। लेकिन आज जब मुश्किल का दौर है, आज जब उपभोग गिरा हुआ है, आज जब कंजम्पशन में डेंट है, आज जब लोगों के वेतन में कटौती है, आज जब लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो कहीं ना कहीं आप महंगाई की दूसरी मार से तो उनकी कमर मत तोड़िए। और इसलिए जरूरी है कि आप एक्साइज ड्यूटी को काटिए और ये जो आपने हाइक करी है इसको रोल बैक करिए, क्योंकि जब तक ये रोल बैक नहीं होगा आप इसके इन्फ्लेशनरी प्रेशर से भी नहीं बच पाएंगे। अगला इन्फ्लेशन का जो रीडिंग आएगा वो जरूर बढ़कर आएगा, और वो इसलिए बढ़कर आएगा क्योंकि फ्यूल को जब आप 100 रुपए बढ़ा देते हैं, एलपीजी फ्यूल को, तो जरूर वो दामों में वृद्धि आएगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ऑलरेडी बढ़ रहा है। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि जब 62 करोड़ किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने बिना उनसे बात किए, बिना उनसे विचार विमर्श किए, बिना कोई सलाह मशवरा किए आपने जबरन ये कानून पहले तो पास करा लिए। और जिस तरह से राज्यसभा में ध्वनि वोट से वो पास हुए, वो सबने देखा किस तरह से लोकतंत्र का दमन किया गया। आपने ये कानून पास करा लिए, किसानों को इस पर आपत्ति है, किसानों ने अपनी मांगे आपको बताई हैं और कहा है कि ये काले कानून वापस लीजिए, इस पे संशोधन करिए। किसान ये बिल्कुल नहीं कह रहा हमें रिफॉर्म नहीं चाहिए, किसान ये कह रहा है हमारी बात समझिए आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बातें आप विपक्ष में होकर कहते थे, आज आप उनसे क्यों कतरा रहे हैं? मेरा तो सबसे बड़ा सवाल भाजपा सरकार से यह, मैंने इनका पूरा मैनिफेस्टो पढ़ लिया है, कि आपके मैनिफेस्टो में यह था ही नहीं। आपने कोई एक्सपर्ट ग्रुप तो बनाया नहीं था, तो आपने ये कानून बनाए क्यों? किसके कहने से देश में ये कानून बने, ये बताया जाए। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन थे, तो वो चाहते थे एमएसपी को कानूनी जामा उड़ाया जाए। आज आप उस बात से मुकर रहे हैं। जब स्वर्गीय जेटली जी राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, तो वो कहते थे कि अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में भी 400-500 बिलियन डॉलर हर साल खर्चा करना पड़ता है किसान को सस्टेन करने के लिए, जीवित रखने के लिए, जबकि वहां पर तो वॉलमार्ट जैसी कंपनी उनसे डायरेक्टली खरीदती हैं। तब ये मत क्यों था? राजनाथ सिंह जी सरेआम कहते थे कि जब किसान सड़क पे उतर जाता है तो घुटने टेक देने चाहिए, क्योंकि वो अन्नदाता होता है। आज किसान 21 दिन से कड़ाके की सर्दी में बैठा हुआ है, उसको आपकी पार्टी के हर नेता ने, हर मंत्री ने क्या क्या नहीं बुलाया है। तो राजनीति आप कर रहे हैं ओछी और गंदी, या हम कर रहे हैं? इस देश में अगर किसान के ऊपर दिक्कतें आएंगी तो इस देश का हर व्यक्ति बोलेगा, यह हमारा कर्तव्य है। आप अपने राजधर्म को भूलकर राजहट में पड़े, ये मैं भाजपा को बोलना चाहती हूं। अपनी जिद छोड़े सरकार, अपने हाई हॉर्स पे, जिस घोड़े पे बैठ के सरकार किसानों से नेगोशिएट कर रही है, उससे हटे और संवेदनशीलता दिखाए। 15 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं अभी तक। जो लोग वहां बैठे हैं वो कोई बहुत यंग नहीं है, बड़े बुजुर्ग किसान वहां पे बैठे हैं। पूरे देश का किसान आज उद्वेलित है, परेशान है, आशंकित है। तो कहीं पर तो सरकार को अपनी जिद त्यागनी पड़ेगी और सरकार थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखाए ना। आप देश के किसानों से, अन्नदाताओं से बात कर रहे हैं। ये कैसा दुखद दिन है कि देश के अन्नदाता जब आपसे बात करने आते हैं तो आपका खाना ठुकरा देते हैं। देश का अन्नदाता जो हमारा पेट भरता है, आपका पेट भरता है, वो उपवास रखने को मजबूर है। तो कहीं पर तो संवेदनशीलता सरकार को दिखानी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये मांगे ही ऐसी हैं कि जिसमें आंदोलन अपने आप तेज होगा। ये किसानों का आह्वान है, किसानों के हक की लड़ाई है, और किसान हर जगह का परेशान है। किसान को आप कितना भी बदनाम कर दीजिए और कह दीजिए कि एक ही क्षेत्र के किसान है, ऐसा नहीं है। पूरे देश का किसान परेशान है। और जब किसान चाहता है अपनी आवाज उठाना और किसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, तो उसको ऊपर नुकीले तार, उसके ऊपर पानी की बौछार, उसके ऊपर हर तरह के आक्षेप लगाना, ये बंद करना होगा। हमें कहीं पर बड़े दिल से और संवेदनशीलता से किसानों से बात करनी होगी। अभी तक ये देखने को नहीं मिला है।
मैं पूरे सम्मान के साथ कृषि मंत्री जी से दो बातें कहूंगी। जो मैंडेट होता है वो कानून अच्छे से पास हो जाए, सुगमता हो, उसके लिए होता है। मैंडेट ये नहीं होता है कि आप कुछ भी करने लगिए देश में। और आपको तो इस पर मैंडेट मिला भी नहीं था, क्योंकि आपके तो मैनिफेस्टो का हिस्सा ही नहीं था ये। तो आपने ये कानून बनाए क्यों? अगर आप लोगों के पास गए होते, अगर आपने अपना मैनिफेस्टो में लिखा होता कि हम ऐसा ऐसा करेंगे और लोगों ने आपको चुन के भेजा होता तो अलग बात थी। आज जिन लोगों ने आपको वोट दिया वही सड़क पर आपका उतर के विरोध कर रहे हैं। तो आप भी तो लोगों का मूड पढ़िए, आप भी तो लोगों की शिकायत को समझिए, आप भी तो लोगों की पीड़ा, उनकी आशंका, उनके भय को समझिए। मैंडेट तो तब होता कि अगर आपके भाई मैनिफेस्टो का पार्ट होता, आप बनाते, लेकिन उसमें भी आपको सर्वसम्मति करनी चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए। आज ना आपके मैनिफेस्टो का पार्ट था, तो इस पर तो मोहर लगाई नहीं है देश ने, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं कहती हूं कि चलिए आपको मैंडेट मिला, मैंडेट मिलने का यह मतलब नहीं है माय वे और द हाईवे। मैंडेट मिलने का मतलब होता है कि आप सुगमता से चीजें करा सकते हैं, लेकिन एक संसदीय प्रणाली होती है, लोकतंत्र में आप विचार विमर्श करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं। जब हमने लैंड एक्विजिशन बिल बनाया था तो उसमें तमाम लोगों से बात करी थी। आज एक किसान उठ के हाथ उठा करके कह दे कि हमारे संगठन से इस पर विचार विमर्श किया गया है, और आज उससे ज्यादा खराब काम किया जो अंग्रेज करते थे, डिवाइड एंड रूल, वो करने का यहां पर प्रयास हो रहा है। जिन लोगों को किसान जानते नहीं है, जो किसान के जमीनी नेता नहीं है, उनको आप अपने कमरे में बुलाकर उनकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे घुमाते हैं कि देखिए किसान हमारे पास आ रहा है। तो कहीं पर सरकार की नीति में खोट है, कहीं पर अभी भी सरकार किसान की अवमानना में ही लगी हुई है। सबसे पहली बात तो यह है कि विंटर सेशन का ना बुलाया जाना, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या इस देश में हो रही है, उसका एक और प्रमाण है। इस देश में चुनाव हो सकता है, इस देश में रैली हो सकती है, इस देश में नीट और जेई का एग्जाम हो सकता है बच्चों को जोखिम में डाल के, इस देश में स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं, इस देश में यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो सकता है, बार खुल सकते हैं, रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, जिम खुल सकता है, लेकिन इस देश का संसद नहीं चल सकता है। ये कौन सी प्रणाली है संसदीय? ये कौन से लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि इस एक विषय पर आक्रोश हर आम आदमी को होना चाहिए। संसद जो होता है वो हर व्यक्ति का इस देश में उसकी अपेक्षाओं का, उसकी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। हम चुनकर अपना सांसद भेजते हैं और उससे ये आशा करते हैं कि वो हमारे हक की बात करेगा। आप संसद ही नहीं चलाते हैं। इस देश में सब कुछ हो सकता है सिवाय संसद चलने के, और संसद चलने के बहुत तरीके हैं। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि बड़े पदों पर बैठकर झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने बोला हमने सबसे बात करी और उसके बाद डिसाइड किया संसद का सत्र नहीं होगा। यह 100% झूठ है, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा से इन्होंने कोई सलाह मशवरा नहीं किया। तो जब आपने उन्हीं से सलाह मशवरा नहीं किया तो आपने किससे सलाह मशवरा करके डिसाइड किया कि संसद का सत्र नहीं होगा? अगर संसद का सत्र होता तो इस सरकार को कठिन सवालों के जवाब देने पड़ते, इस सरकार को मुद्दों पर बात करनी पड़ती, वो किसी को बरगला नहीं सकते। इसलिए बेस्ट है संसद ही मत करो, संसद का सेशन ही नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये देश के लिए एक दुखद बात है। I find it extremely distressing that people in important positions of power and ministers in this government resort to half-truths or blatant lies. As far as this Central Vista project is concerned, it is against every grain that Indian democracy stands for. And I say it on the behalf of the Congress party. I feel extremely strongly about it. This is a time when India is in recession. This is a time when millions of people have lost their jobs. This is a time when people have taken wage cuts not knowing when their wages are going to be restored. This is a time when people are forced to pull their children out of school. Instead of standing by them, instead of supporting them, instead of universalizing the PDS system, instead of talking about an income support for the vulnerable, you want to go ahead and indulge in what I call vanity. This is nothing but a vain project. It is an absolute violation of multiple laws, multiple legislations, multiple environmental guidelines. And what is the tearing hurry to go ahead with the parliament right now? मेरे घर की छत मजबूत है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो छत मेरे सर के ऊपर है। अगर दिक्कत का दौर है तो मैं क्यों अपनी छत को तोड़ के नई छत बनवाने लगूंगी? एक ये सिंपल सा लॉजिक है। ये किसके कहने पर क्यों बनाया जा रहा है पार्लियामेंट? ये सिर्फ दिखाता है कि इस सरकार को मैरी एंटोइनेट जिसने कहा था ना कि ब्रेड नहीं है तो उनको बोलिए केक खाएं, मोदी जी हमारे युग के मैरी एंटोइनेट हैं। ये एक सत्य है। ही इज बिहेविंग like the spoiled princess Marie Antoinette, where he wants to indulge in vanity, where he wants to indulge in his pet projects, instead of focusing on the Indian economy and lessening the burden on common people. आप 100 रुपए रसोई गैस का दाम बढ़ा रहे हैं, इस तरह की हालात हैं, और आपको फिर भी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनानी है। इस पार्लियामेंट में क्या खराबी है? और अगर इसमें कोई दिक्कत की बात है तो पार्लियामेंट बहुत पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। ये तो कहीं पर पब्लिक हुआ नहीं है। सो आई विल ओनली अर्ज मिनिस्टर्स इन दिस गवर्नमेंट टू स्टॉप रिसोर्टिंग टू ब्लेटेंट लाइज। इट डजंट सूट देयर प्रोफाइल, इट डजंट सूट द पोजीशंस दैट दे ऑक्यूपाई। नहीं, इस पे हमारी कोई पोजीशन नहीं है। आई थिंक दिस इज firstly a matter between a brother and a sister, and brothers and sisters argue and disagree all the time, so I don't think we should give it so much of importance. Memoirs हैं और हम इंतज़ार करेंगे कि जब वो पब्लिकली रिलीज़ होंगे तब उसको पढ़ा जाएगा, क्योंकि हम में से किसी ने ना उसके कोई पार्ट्स पढ़े हैं, so I will restrict my comments there. I don't think we have discussed this. I haven't seen this notice, and I don't know the plea that was filed in the Supreme Court, so I'm not going to make a comment without being apprised of the matter. The government is not willing to give it to us, so this is a catch-22 for us. Where do we go? It is not just a catch-22. It is denying them their legal, constitutional right to protest. I mean, what is wrong with farmers coming to Delhi and protesting in a designated area? When was the, I mean, I am shocked that the government thinks the farmers should go to Burari and protest. When did that happen? When we were in power, there were protests that were happening in Ramlila ground. And this government was very much hand in glove with them. Protesting is a democratic right that every Indian citizen enjoys. This government is so averse to protest, is so averse to listening to people, that it doesn't want the farmers to come to Delhi and protest. Why have they been denied permission? I want to understand. Why are you so thin-skinned about criticism? This is about, if people for whom you have made the law are not in cognizance with it, it is incumbent upon you to listen to them, to make changes, to take back this legislation. And you do not want to do that. I mean, I'm sorry to say, but the Prime Minister can go all the way to Kutch and meet some farmers there. He cannot go for 20 kilometers away from where he sits and meet farmers here. Are these not farmers? They have been protesting for 21 days. Your troll army and your ministers have called them all sorts of names. मतलब कहीं पर तो थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। दुख होता है ये देखकर कि आज हमारे देश में जहां पर जय जवान जय किसान कहा जाता था, वहां पर किसान की ये अवहेलना हो सकती है। ये सोचकर और देखकर बहुत दुख होता है। बिल्कुल बड़ा आरोप है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही आरोप है। और हमने देखा है कि ये सरकार जिस लूज तरीके से पार्लियामेंट के सवाल का जवाब, आरटीआई के सवाल का जवाब देते हैं कि नहीं, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, लेकिन इनके कानून मंत्री टुकड़े टुकड़े गैंग यूज कर रहे हैं हमारे देश के अन्नदाताओं के लिए। हमारे देश को विभाजन करने का जो काम जिस नीति और नियत से किया जाता है वो हम सब लोगों ने देखा है। उस पर मैं कम ही बोलूं तो अच्छा है। बिल्कुल सही आरोप है, और आरोप बिल्कुल आधार के साथ है। इनके सारे काले कानूनों को, इनके कृत्यों को पिछले 6 साल से देखकर ये आरोप तो बच्चा बच्चा इस देश का लगा रहा है आज। मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा वो याद आता है कि जब ब्रिटिश रहे होंगे देश में, जब अंग्रेज हुकूमत करते थे तो वो यही करते थे, डिवाइड एंड रूल। आज यही हो रहा है। किसानों के आंदोलन में भी आप फूट डालने की कोशिश करते हैं, आप भ्रांतियां फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। आप कहते हैं कि कुछ किसान हमसे मिल गए, कुछ नहीं। जो किसान पहले दिन से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है वो वहीं पर मुस्तैदी से डटा हुआ है, उसको तोड़ने की कोशिश मत करिए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि गृह मंत्री जी अगर एक बड़ी रैली कर सकते हैं फार्म समर्थन में, तो इन किसानों से प्रधानमंत्री जी मिल लें और पार्लियामेंट का सत्र बुला लें, क्योंकि अगर बड़ी रैली में जोखिम नहीं है कोरोना का, तो पार्लियामेंट सेशन में क्या जोखिम है। और ये सब संकेतात्मक चीजें बंद करिए।
ये सब संकेतात्मक चीजें कर कर आप कहीं पर किसान को की और अवहेलना करते हैं। आप किसान को दूध पीता बच्चा है कि हम उसको बरगला देंगे या उसको बहका देंगे। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उससे बात करिए, उसकी दिक्कतों को समझिए। और आप वो करने के बजाय आप इधर उधर की रैली, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कारवां लुट रहा है, आप इधर उधर की बातों में ही लगे हुए हैं। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की जो पाखंड है और उनका जो विरोधाभास है अपनी खुद की नीति और नियमों में, उसको पहले वो सुधार लें। हमारी सरकारों ने इन काले कानूनों के खिलाफ कानून बनाए। आम आदमी पार्टी ने बिना वक्त गंवाए, बिना वक्त जाया किए तुरंत इनके लिए, इनको समर्थन में कानून बना दिए। और अब वो कहते हैं कि हम इन किसानों के साथ खड़े हैं। आप किसानों के साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं, आप अपने वोट बैंक के चक्कर में घूम रहे हैं। लेकिन ये किसान भी सारी असलियत समझता है कि कौन उसके साथ है और कौन सरकार के साथ पीछे से मिला हुआ है। थैंक यू।